मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। एक नगर में एक लालधर नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन एक घटना की वजह से उसका सब कुछ नष्ट हो गया, खत्म हो गया। वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा। अब उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस नगर में रहूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। यही सोचकर वह उन 5 स्वर्ण मुद्रा को लेकर दूसरे नगर के लिए रवाना हो गया। जब वह दूसरे नगर के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक महात्मा मिले। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। वह युवक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं। महात्मा ने उससे कहा कि मैं यही पास के नगर में जा रहा हूं। उस युवक ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, साथ में मेरा भी सफर कट जाएगा। महात्मा ने उस युवक से पूछा कि बच्चा, तुम कहाँ जा रहे हो। तब उस युवक ने कहा कि महाराज, मैं पास के नगर में व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। अब मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची है, उन्हीं से मैं एक नया व्यापार शुरू करूंगा। इसके बाद उस युवक ने महात्मा को सारी बात बताई। फिर महात्मा के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खामोशी अखरने लगी, क्योंकि महात्मा चुपचाप अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। उस युवक ने कहा, महाराज, आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं, इससे तो रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा। आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे यह सफर आराम से कट जाए और मेरे मन को शांति मिल जाए। उसके बाद वह महात्मा बोले, बच्चा, मैं कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के बदले में 1 स्वर्ण मुद्रा लेता हूं। महात्मा की बात सुनकर उस युवक ने सोचा कि मेरे पास तो केवल 5 स्वर्ण मुद्रा है, जिसमें से 1 स्वर्ण मुद्रा देकर कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह बड़े ज्ञानी हैं, हो सकता है इनकी कहानी सुनकर मुझे धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। फिर कुछ सोच समझकर उसने 1 स्वर्ण मुद्रा महात्मा जी को दिया और बोला, लीजिए महाराज, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वह सच्ची हो। महात्मा बोले, ठीक है बेटा। महात्मा ने कहा, बेटा, जो भी, जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें काम मिले वह काम तुम तुरंत कर लेना। महात्मा की बात सुनकर लालधर उनसे बोला, ठीक है महाराज, मैं आपकी यह बात ध्यान में रखूंगा। आप कहानी सुनाइए। महात्मा बोले, कहानी तो खत्म हो गई। महात्मा बोले, कहानी तो खत्म हो गई। तब युवक ने कहा, यह कैसी कहानी थी महाराज, आपने जो बात कही है वह तो उपदेश था। तब महात्मा ने कहा, बेटा, यदि मेरे इस उपदेश को तुम याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। फिर महात्मा ने उस युवक से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, निकालो 1 और स्वर्ण मुद्रा। कुछ सोच समझकर लालधर ने 1 और स्वर्ण मुद्रा महात्मा को दिया और कहा, कहानी सुनाओ महाराज। तब महात्मा कहने लगे कि बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल, कपट, ईर्ष्या से अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और अपनी नीयत कभी उस पर खराब मत करना। यह सुनकर वह युवक बोला, फिर महाराज। तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि फिर क्या, बस कहानी खत्म हो गई। तब उस युवक ने कहा, महाराज, आपने तो इस बार भी बस उपदेश दिया। तब उस महात्मा ने उससे कहा, बेटा, मेरे उपदेश बड़े कीमती हैं। फिर कुछ सोच समझकर उस युवक ने उनसे कहा, महाराज, यह लो तीसरी स्वर्ण मुद्रा और मुझे अगला उपदेश सुनाओ। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, जीवन में कभी भी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य को मत बताना। फिर उस युवक ने उनसे कहा, महाराज, यह लो मेरे पास 2 स्वर्ण मुद्रा और बची है, मुझे 2 उपदेश और दे दो। फिर महात्मा ने चौथा उपदेश दिया और कहा, बेटा, तुम चाहे कितने ही आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और 5वां उपदेश, दूराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वह दोनों काफी दूर निकल आए। तब महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया। अब मैं अपने रास्ते जाता हूं और तुम अपने रास्ते जाओ, और मेरे बताए यह 5 उपदेश कभी भूलना मत।
तब लालधर ने उनसे कहा, महाराज मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। और इसके बाद वह महात्मा अपनी राह पर चले गए और लालधर अपने रास्ते पर चलने लगा और सोचने लगा कि महाराज की कही गई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी, परंतु महाराज मुझे यह उपदेश बिना कोई पैसे लिए भी तो बता सकते थे। आखिर उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? उन्हें पैसों की क्या आवश्यकता है? फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बाद में मैं इस बारे में उनसे पूछ लूंगा। और चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछने लगा और वहां पर उसे दिनेश नाम का एक युवक मिला। उसने लालधर से कहा कि भाई मैं यहाँ पर महाराज के यहाँ नौकरी करता हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूं। अगर तुम मेरी जगह 1 महीने तक काम करने के लिए तैयार हो तो चलो मेरे साथ। दिनेश की बात सुनकर लालधर को उन महात्मा का उपदेश याद आ गया कि जो भी जितने दिनों के लिए भी तुम्हें काम मिले उसे तुरंत कर लेना। यही सोचकर लालधर दिनेश के साथ तुरंत चल दिया। फिर दिनेश लालधर को लेकर राजा के पास गया। वह राजा बड़ा पराक्रमी था, वह दानी भी था। उसकी एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी। राजा उसे अत्यधिक प्रेम करते थे। इसके अलावा राजा को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत सारे सेवक भी रखे थे, जिसमें से एक दिनेश भी था। दिनेश लालधर को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज इसका नाम लालधर है। मैं अपने स्थान पर इसको रखकर अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे घोड़ों को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, तुम्हें ही दंड भुगतना पड़ेगा। दिनेश ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, इसको मैं सब समझा दूंगा। फिर दिनेश लालधर को लेकर शाही अस्तबल में गया। वहां बहुत सारे घोड़े बंधे हुए थे। तब दिनेश ने कहा, सुनो लालधर, ये 7 घोड़े तुम्हारे नीचे रहेंगे, तुम्हें इनकी देखभाल अच्छे से करनी है। लालधर बोला, तुम चिंता मत करो भाई, तुम निश्चिंत होकर अपनी माँ के पास जाओ, मैं इनकी अच्छे से देखभाल कर लूंगा। इसके बाद लालधर उनकी अच्छे से देखभाल करने लगा और दिनेश अपनी माँ से मिलने के लिए चला गया। राजा घोड़ों को खिलाने के लिए प्रत्येक सेवक को 20 सेर चना देता था। लालधर ने भी 20 सेर चने लिए और अपने अस्तबल में आ गया। वह उन चनों को पानी में भिगो देता था, फिर उसे कूट कर घोड़ों को खिलाता था। अपना काम पूरा करने के बाद लालधर ने एक दिन सोचा, चलो दूसरे सेवकों के पास जाकर थोड़ी मस्ती की जाए। यह सोचकर वह उस बड़े से कमरे में पहुंचा जहां पर अन्य सेवक बैठे हुए थे और मौज मस्ती कर रहे थे। लालधर ने देखा कि वह सभी शराब पी रहे थे। तो लालधर बोला, अरे भाई, आपने अपना काम भी पूरा नहीं किया और नशा करने लग गए। तब उन अन्य सेवकों ने उससे कहा, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए भला किसमें इतनी हिम्मत है जो नशा पानी करे? भाई हमने घोड़ों को खुराक डाल दिए। तब लालधर ने देखा कि उनके पास बहुत सारा चना पड़ा है, तो उसने उनसे कहा, भाई अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा है। तब उन अन्य सेवकों ने कहा, भाई यह चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, हमें रोजाना 20 सेर चना मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 सेर चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर लालधर की आंखें आश्चर्य से फट गई। वह बोला, यह तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। तब अन्य सेवकों ने बोला, अरे भाई, बेईमानी या धोखा पेट भरने के लिए यह तो करना ही पड़ता है। और हाँ, हमारी एक बात का ध्यान रखना, उनको यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। लालधर उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि वह लोग ठीक कह रहे हैं, कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और ढेर सारे रुपए बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी उन महात्मा के द्वारा कही गई दूसरी बात उसके कानों में गूंजने लगी, बेटा, किसी दूसरे के ऊपर छल कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नीयत कभी खराब मत करना। यह सोचकर वह बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से लालधर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से उसके घोड़े 1 महीने के भीतर ही अस्तबल के सबसे सुंदर और तंदुरुस्त और ताकतवर घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा।
आप सेवकों को यह सूचित कर दो कि वह सब अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाएं। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूं। अगले दिन सुबह लालधर सहित सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल अस्वस्थ हैं। यह देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो बहुत सुंदर और ताकतवर थे, यह इतने अस्वस्थ और बीमार कैसे हो गए? तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है सभी सेवकों ने इसकी देखभाल अच्छे से नहीं की। इसके बाद राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि लालधर के घोड़े बड़े ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। यह देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई और लालधर को शाबाशी देते हुए बोले, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन लालधर राजा के पास गया। तब राजा ने उससे कहा, लालधर, तुम वही हो ना जो दिनेश के साथ आए थे? तब लालधर ने कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूं। तब महाराज बोले, लालधर, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर यह जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े इतने सुंदर और स्वस्थ कैसे हैं? बाकी सेवकों के घोड़े इतने अस्वस्थ क्यों हैं, जबकि सबको एक सा भोजन दिया जाता है, सबकी एक सी देखभाल होती है? तब कुछ सोच समझकर लालधर ने कहा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूं जब बाकी सभी सेवक यहाँ पर मौजूद हों। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, सभी सेवकों को यहाँ पर बुलाया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सभी सेवक वहां पर आ पहुंचे। तब राजा ने कहा, लालधर, अब बताओ। तब लालधर ने कहा, महाराज, सच बात तो यह है कि यह सभी सेवक बड़े बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा यह थी कि सभी को 20 सेर चना घोड़ों को खिलाना है, लेकिन यह लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते थे और बाकी का 15 सेर चना बाजार में बेच देते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 20 सेर चना रोजाना घोड़ों को खिलाया है, इसीलिए मेरे घोड़े सुंदर, तंदुरुस्त और ताकतवर हैं। लालधर की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। तब बाकी के सेवकों पर चिल्लाते हुए बोले, धोखेबाजों, नमक हरामों, क्या यह बात सच है? जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन अभी धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का क्रोध देखकर सभी सेवक डर के मारे कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तब लालधर ने कहा, महाराज, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। लालधर के कहने पर राजा ने उनको माफ कर दिया और लालधर से कहा, मैं आज से तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक घोषित करता हूं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखने का होगा, जिसकी पगार तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्रा मिलेंगे और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि इनमें से अब की बार कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। लालधर ने कहा, ठीक है महाराज। फिर राजा ने उसको एक हीरे की अंगूठी दी और कहा, तुम इस अंगूठी को दिखाकर बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने राजमहल में आ सकते हो। इसके बाद लालधर और बाकी के सेवक महल से बाहर आ गए। तब लालधर ने बाकी सेवकों से कहा, भाई, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तब यह सुनकर सभी सेवकों ने एक साथ कहा कि नहीं सरकार, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर किसी सेवक ने कोई भी बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्द ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बड़े प्रसन्न हो उठे और कुछ ही दिन बीतने के बाद दिनेश भी अपने नगर से वापस लौट आया और उसने जब घोड़ों को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सब घोड़े बड़े ही सुंदर और ताकतवर नजर आ रहे थे। तभी बाकी सेवकों ने दिनेश को घेर लिया और सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह लालधर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षक बन गया। उनकी बात सुनकर दिनेश ने कहा, अब मैं वापस आ गया हूं, तुम लोग चिंता मत करो, उस लालधर को मैं अवश्य सबक सिखा दूंगा। इसके बाद दिनेश अपने कमरे में चला गया। तब उसने देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा था। इसके बाद वह एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और लालधर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब लालधर कमरे में आया तो वह दिनेश को देखकर बड़ा खुश हुआ और उससे बोला, दिनेश भाई, तुम कब आए? तब दिनेश ने कहा, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। इसके बाद दोनों आपस में बात करने लगे। तब लालधर ने उसे सारी घटना बताई जो दिनेश ने पहले से ही जान चुका था। इसके बाद दोनों ने भोजन किया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। दिनेश को नींद नहीं आ रही थी, वह तो लालधर से बदला लेने के बारे में सोच रहा था।
उस रात को आकाश में काले बादल हो रहे थे और जोरों की बिजली कड़क रही थी। इधर राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने अपने कमरे के एक तख्ते को हटाया जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर लालधर की नींद टूट गई और वह सोचने लगा कि जरा मैं घोड़ों को संभाल कर आता हूं, कहीं सेवकों ने उन्हें बाहर ही तो नहीं छोड़ दिया। यही सोचकर वह अस्तबल के बाहर चला गया। तभी एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा, उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में यह उसी गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर दिनेश के कमरे तक खुलता था। इस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और दिनेश को उठाने लगी। दिनेश घबरा कर उठ गया और बोला, राजकुमारी तुम इस समय यहाँ क्यों आई हो? जल्दी वापस लौट जाओ, यहाँ पर लालधर है। लेकिन तभी दिनेश ने देखा कि लालधर वहां पर नहीं था। वह बोला, ना जाने यह लालधर कहाँ चला गया। यह सुनकर राजकुमारी बोली, कौन लालधर? इसके बाद दिनेश ने राजकुमारी को लालधर के बारे में सब कुछ बता दिया। असल बात यह थी कि दिनेश और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो दिनेश, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसे कैसे मजा चखाती हूँ। इधर जब लालधर अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आ रही आवाजों को सुनकर वह हैरान रह गया और अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात में दिनेश किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए लालधर ने सावधानी के साथ खिड़की के भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया और सोचने लगा, हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? राजकुमारी सेवक दिनेश के साथ क्या कर रही है? मुझे इसी समय महाराज को यह खबर बता देनी चाहिए। यह दिनेश तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। तभी उसके कान में महात्मा की कही गई बात गूंजी, बेटा लालधर, अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी दूसरे को मत बताना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यही सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे में अंदर दिनेश ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब काफी समय हो गया है, वह लालधर किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस महल लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी उसी गुप्त रास्ते से अपने कमरे में लौट गई। इसके बाद दिनेश चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया और जब लालधर ने काफी इंतजार करने के बाद भी देखा कि राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं निकली तो उसने खिड़की के भीतर से देखा, फिर देखा कि राजकुमारी भीतर नहीं थी। कुछ सोच समझकर उसने दरवाजा खोला और मन में बोला, आश्चर्य है, दरवाजा भी खुला है, यह सब क्या चक्कर है? फिर वह चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और चली गई। फिर उसने कहा, कल सुबह मैं इसका पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई और वहां पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमारी की चीख सुनकर राजा दौड़े दौड़े आए और बोले, क्या हुआ बेटी? तो राजकुमारी ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखने लगी तो वह खिड़की कूदकर भाग गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और बोला, उस नीच की इतनी हिम्मत कि वह तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने लगा। आखिर वह भीतर घुसा तो घुसा कैसे? उसे कठोर दंड दिया जाएगा। फिर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा, मुझे उस हरामखोर का सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी ने सोचा, क्या बात है, मेरी इच्छा तो बड़ी जल्द ही पूरी हो गई। अब मेरे और दिनेश के बीच का कांटा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी आराम से अपने कमरे में लेट गई। उधर राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह विचार कर रहा था कि मैं कल सुबह लालधर को मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब और लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं लालधर को मृत्यु दंड क्यों दे रहा हूं, तब मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं सच कहूंगा तो मेरी बदनामी होगी। लोग मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाएंगे कि एक मामूली से आदमी ने राजा की बेटी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। यही सोचकर राजा खामोश हो गया। तब उसके मन में एक योजना आई कि मैं गुप्त तरीके से लालधर को मरवा देता हूं। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद सुबह होने पर राजा नसीम कसाई के पास गया और उससे बोला, नसीम, तुम्हें मेरा एक काम करना है। नसीम ने कहा, आज्ञा करो महाराज। तब महाराज ने कहा, तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना है। यह सुनकर नसीम ने बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर राजा की आज्ञा पाकर उसे ऐसा करना पड़ा।
तब राजा ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे पास एक युवक को भेजूंगा, तुम किसी भी बहाने से उसे अपने कारखाने के अंदर ले जाकर उसका सिर काट देना। इसके बाद मैं तुम्हारे पास एक दूसरे युवक को भेजूंगा, उस युवक को तुम उसका कटा हुआ सिर को देकर भेज देना। नसीम ने कहा ठीक है महाराज। इसके बाद महाराज अपने महल वापस लौट आए और लालधर को बुलाया और कहा, लालधर तुम अभी इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने जाओ, वहां पर तुम्हें वह जो भी चीज दे उसे लेकर मेरे पास आओ। राजा का आदेश पाते ही लालधर अपने काम के लिए तुरंत निकल पड़ा और मन में सोचने लगा कि राजा को आखिर कसाई से क्या काम हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो अपना काम करना है। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धर्म उपदेश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लालधर उनके नजदीक जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा खड़े क्यों हो, हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक उपदेशों का आनंद लो। तब लालधर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया तो उसके कानों में महात्मा द्वारा कही गई बात गूंजने लगी कि बेटा तुम किसी आवश्यक कार्य से ही क्यों न जा रहे हो, लेकिन यदि मार्ग में तुम्हें कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात अवश्य सुनना, उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। यह विचार आते ही लालधर साधु के बीच बैठ गया और उनके द्वारा दिए जाने वाले उपदेश सुनने लगा। उधर राजा सोचने लगा कि नसीम कसाई के पास लालधर को सिर लेने के लिए किसको भेजूं। तभी राजा की दृष्टि दिनेश पर पड़ी। उन्होंने दिनेश को बुलाया और कहा, दिनेश तुम इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने में जाओ और जो भी चीज वह तुम्हें दे उसे लेकर मेरे पास आओ। इसके बाद दिनेश राजा की आज्ञा पाकर तुरंत नसीम कसाई के पास पहुंच गया। उधर नसीम कसाई को लगा कि हाँ यही व्यक्ति है जिसका मुझे सिर काटना है। इसके बाद नसीम कसाई उसे चुपचाप अंदर ले गया और उससे कहा कि तुम्हारे पीछे जो बक्सा रखा है उसमें एक पोटली है, उसे निकाल दो। जैसे ही दिनेश पीछे पलटा तो नसीम ने अपनी तेज धारदार तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उस गर्दन को कपड़े में लपेट कर रख दिया और उसके धड़ को कहीं और छुपा दिया। इसके बाद उधर जब उपदेश खत्म हुआ तो लालधर को याद आया कि महाराज ने उसे नसीम कसाई के पास जाने के लिए बोला था। वह तुरंत नसीम कसाई के पास गया और बोला, महाराज ने कुछ सामान के लिए बोला है, वह मुझे दे दो। नसीम ने सोचा कि यही वह दूसरा व्यक्ति है जिसको मुझे वह सिर देना है। नसीम कसाई ने लालधर को वह सिर दे दिया और कहा, इसको ले जाकर महाराज को दे देना। लालधर दिनेश के कटे हुए सिर को लेकर महाराज के पास पहुंचा। जैसे ही महाराज और राजकुमारी ने लालधर को देखा तो उसके होश उड़ गए और वह हड़बड़ाकर बोले, लालधर तुम यहाँ कैसे? तब लालधर ने कहा, आप ही ने तो मुझे नसीम कसाई के पास भेजा था, लेकिन मैं रास्ते में किसी वजह से लेट हो गया था, इसलिए मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। यह कहकर लालधर ने उनको सारी बात कह सुनाई। राजा को समझते देर नहीं लगी कि लालधर से पहले दिनेश वहां पहुंच गया। इसके बाद राजा ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो लालधर ने कहा, अभी खोलकर दिखाता हूं महाराज। जैसे ही लालधर ने उसे खोला तो उसके अंदर दिनेश का कटा हुआ सिर था। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं क्या जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मैं लालधर को मरवाना चाहती थी, लेकिन इसके चक्कर में मैंने अपने ही प्रेमी की जान ले ली। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेने जा रहा था। इसके बाद राजा ने लालधर से क्षमा मांगी और कहा, लालधर मुझे माफ कर दो, मैं बिना सच्चाई जाने तुम पर संदेह किया। तो दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही फल भुगतने को मिलेगा। यहाँ राजकुमारी लालधर को मरवाना चाहती थी, लेकिन उसका स्वयं का प्रेमी ही मृत्यु के घाट उतर गया। इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी ये कहानी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।